Hello students, so now let us continue with the question number 4, and the question number 4 is give geometrical interpretation of the components of strain. Now this is important, components of strain. Component of strain क्या थे? EIJ, E11, E22, E33, E12, E23 वगैरह वगैरह, है ना। तो बोलता कि जो स्ट्रेन के कंपोनेंट्स हैं उनका बताना है ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रिटेशन उनका, या फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनके। वी नो इनफाइनाइटेसिमल अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड बाय, अब तो आप फेमिलियर हो चुके हैं इसके साथ। इट इज़ डन इन क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक इन क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 13। डेल ए आई इज इक्वल टू ई आई जे कैपिटल ए जे प्लस ओमेगा आई जे कैपिटल ए जे। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 13 हमने ड्राइव की थी, तो उसमें से ये पोर्शन हम प्रूव कर चुके थे। ओमेगा आई जे ए जे, दिस पोर्शन इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स द रिजिड बॉडी मोशन, है ना। ये जो पोर्शन था दिस रिप्रेजेंट्स द रिजिड बॉडी मोशन। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो पोर्शन बचा ई आई जे इंटू ए जे, दिस रिप्रेजेंट्स प्योर डिफॉर्मेशन, वेर ई आई जे ए जे रिप्रेजेंट्स प्योर डिफॉर्मेशन। ई आई जे इज नोन एज स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होती थी? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, स्ट्रेन टेंसर। एंड ओमेगा आई जे ए जे रिप्रेजेंट्स रिजिड बॉडी मोशन। तो हम रिजिड बॉडी मोशन की बात पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब हम स्टडी करेंगे सिर्फ इस चीज़ को, इस पोर्शन को। Here we want to discuss geometrical interpretation of the components of strain. So from equation number 1 we have, तो लेके चल पड़े इसको, डेल्टा डेल ए आई इज इक्वल टू ई आई जे लेके चल पड़े। अगेन वी नो ए डेल्टा ए लिखो या ए आई डेल्टा ए आई लिखो, ये की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमने डेल्टा ए आई की वैल्यू है नंबर 2 से डेल्टा ए आई की वैल्यू रख दी ई आई जे ए आई, ई आई जे ए जे। वैल्यू रखने के बाद ये बन गया हमारा ई आई जे ए जे। फिर दोनों साइड हमने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब दोनों साइड ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया डेल्टा ए बटा ए इक्वल टू ई आई ए जे बटा ए स्क्वायर। इसको नंबर 3 कर दिया हमने। उसके बाद अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ E11। पहले हम E11 की बात करते हैं। E11 है ना, इफ इनिशियली ए वेक्टर इज पैरेलल टू x1 एक्सिस। अब हमने सिर्फ और सिर्फ x1 एक्सिस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया है। इफ़ इनिशियली ए वेक्टर इज पैरेलल टू, अब ए वेक्टर आपको पता कैसे होता था, आपके पास सारी सिचुएशन क्लियर, डायग्राम आपको क्लियर है। वो जो ए वेक्टर था P0 और P के बीच का डिस्टेंस ऐसे करके वो हमने लिया अब x1 डायरेक्शन में। जब x1 डायरेक्शन में लिया तो क्या होगा उस केस में? A1 ए आई या ए जे, ये बन जाएगा A1, A2 कंपोनेंट इज 0, A3 कंपोनेंट इज 0, क्योंकि ए वेक्टर के कंपोनेंट होते थे A1 A2 A3। अब हमने ए वेक्टर को फुली सिर्फ और सिर्फ x1 डायरेक्शन में ले लिया। जब x1 डायरेक्शन में ले लिया तो उसके इसमें A2 कंपोनेंट 0, A3 कंपोनेंट 0, एंड वी हैव ओनली A1 माइंड इट। तो ये क्या बन गया आपका? तो A इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड देयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से क्या बन गया? डेल ए बटा ए इक्वल टू E11 IV1 JV1 1 A1 E11 A1 बटा ए स्क्वायर। तो ये बन गया ऊपर A1 स्क्वायर। और ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, A1 स्क्वायर लिखो, A स्क्वायर लिखो, A इंटू ए लिखो, इंटू ए आई लिखो, ये की बात है। तो A1 स्क्वायर और A स्क्वायर ऑप्शन बराबर, तो ये कैंसिल आउट। एंड बी लेफ्ट विद डेल ए बटा ए इज इक्वल टू E11। इसका क्या मतलब हो गया? गिव टू नंबर 4, E11 का मतलब डेल ए बटा ए, और डेल ए बटा ए क्या है? हैंस स्ट्रेन कंपोनेंट E11। इसका मतलब E11 कंपोनेंट जो होगा वो कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ x1 डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी, ये E11 कंपोनेंट जो है दिस इज अलोंग x1 डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ये क्या थी? डेल ए क्या था? चेंज इन लेंथ, और ए क्या है? लेंथ। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू E11 इनिशियली पैरेलल टू x1 एक्सिस। पैरेलल टू x1 एक्सिस मतलब x1 डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल टू डेल ए बटा ए। x1 डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ आई, ये E11 जो है दिस रिप्रेजेंट्स चेंज, माइंडेड, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज, एंड दिस चेंज इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इन x1 डायरेक्शन या पैरेलल टू x1 डायरेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। हेंस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन टेंसर वैनिशेस एक्सेप्ट E11, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ x1 डायरेक्शन में काम करें तो x1 डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? ओनली वी हैव E11, और बाकी सारे कंपोनेंट खत्म हो गए। देन ऑल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x1 एक्सिस। ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम आपका
जो फुली सिस्टम था x1 x2 x3, उसमें क्या हुआ, जब हम सिर्फ और सिर्फ x1 डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो x2 डायरेक्शन और x3 वेक्टर, x3 डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज अलोंग x1 डायरेक्शन इटसेल्फ विल बी एक्सटेंडेड बाय एन अमाउंट e11। ठीक है, तो उसमें जो लेंथ में चेंज आएगी दैट चेंज इज इक्वल टू e11 इफ e11 इज पॉजिटिव, इफ e11 इज पॉजिटिव। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको, क्या बोल रहा है, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन टेंसर वेनिशेस एक्सेप्ट e11, मतलब e11 को छोड़ के, देन ऑल यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू x1 एक्सिस, x1 एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा पैरेलल, दैट इज एक्सटेंडेड, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी कितनी, बाई एन अमाउंट e11 इफ e11 इज पॉजिटिव। अब e11 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, हमें क्या पता। अगर e11 पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो आपकी लेंथ थी 1 मीटर लेंथ थी 1 मीटर, उसमें जो चेंज आई दैट इज इक्वल टू 0.1, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन चेंज कितनी होगी, 1.1। तो इसका मतलब वो जो यूनिट वेक्टर की लंबाई है दैट इज एक्सटेंडेड बाई एन अमाउंट e11 इफ e11 इज पॉजिटिव। और अगर e11 नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो लंबाई आपकी कम हो जाएगी। तो इफ e11 इज नेगेटिव देन एज सेम सिचुएशन एबव, जो आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर x1 अलोंग x1 एक्सिस विल बी कॉन्ट्रैक्टेड बाई e11। अगर e11 पॉजिटिव होगा तो वो यूनिट वेक्टर की लंबाई जो है वो e11 यूनिट से एक्सटेंड हो जाएगी, इतने यूनिट एक्सटेंड हो जाएगी उसमें लेंथ जो है। और अगर e11 नेगेटिव होगा तो उस यूनिट वेक्टर की लंबाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी बाई इतने यूनिट से, बाई e11। हेंस अ क्यूब मतलब जैसे स्क्वायर टाइप है, स्क्वायर जैसे स्क्वायर आप कोई डब्बा ले लीजिए, hence a cube of material whose edges before deformation are of L units long will become rectangular parallelepiped। अब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है और आप भी देख सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा, इसकी डिस्कशन करूंगा। क्यूब का मतलब है आपने एक ऐसा डिब्बा लेना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम हो, उसको बोलते हैं हम क्यूब। और जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। हेंस अ क्यूब ऑफ लेंथ मटेरियल हुज एजेस बिफोर डिफॉर्मेशन आर L यूनिट्स अलोंग, मतलब जब आपने उसको डिफॉर्म नहीं किया था, फोर्स नहीं लगाई थी, तो मान लीजिए उसकी लंबाई थी L यूनिट। जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई अलोंग x1 डायरेक्शन, तो उसको फोर्स लगाने के बाद उसकी लंबाई में जो फर्क पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा e11। तो जब e11 फर्क पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वो आफ्टर डिफॉर्मेशन लेंथ इज L1 टाइम 1 प्लस e11, और वो बन जाएगी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। कैसे बनेगी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। हुज डायमेंशन इन x1 एक्सिस विल बी L1 टाइम्स 1 प्लस e11, यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन x2 x3 एक्सिस विल रिमेन अनचेंज। और x2 x3 डायरेक्शन में जो डायमेंशन होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली क्या था, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में बात की, x1 डायरेक्शन में बात की। ठीक है, एक क्यूब लिया जिसकी बिफोर डिफॉर्मेशन हर एक लेंथ जो L यूनिट है, जब आपने x1 डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो x1 डायरेक्शन में चेंज कितनी आई, e11। और जो वो चेंज, उस चेंज की वजह से ये क्यूब जो है दैट इज कन्वर्टेड टू रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, नंबर 2। और तीसरी चीज, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप ये जो बनी, इसकी x1 डायरेक्शन में इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप की जो लेंथ होगी दैट लेंथ चेंजेस टू L1 टाइम्स 1 प्लस e11। बिफोर डिफॉर्मेशन लेंथ थी L यूनिट, ठीक है, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन लेंथ बन जाएगी L टाइम्स 1 प्लस e11। L टाइम्स, L1 नहीं है, L है ये, चलो L1 ले लेते हैं, L यहाँ बन जाएगा बेसिकली L टाइम 1 प्लस e11 बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और बाकी x2 और x3 डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज एट ऑल। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ x1 डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब ये L जो थी, ये जो L लेंथ है, ये L इंटू 1 प्लस e11 बनेगी कैसे हो, देखो जरा। बेसिकली क्या था, डेल A बटा A हमने e11 प्रूव किया, ठीक है जी। तो यहाँ से डेल A कितना आ गया, A टाइम्स e11। इसका मतलब वो जो चेंज आई दैट चेंज A वेक्टर में जो चेंज आई दैट इज इक्वल टू A टाइम्स e11। जो A वेक्टर में चेंज आई दैट इज A टाइम्स e11। अब इस A को L से रिप्लेस कर दो, यहाँ L1 दिया है, आप L भी ले सकते हैं। A को L से रिप्लेस कर दो, जैसे L से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, डेल L इक्वल टू L e11, इवन L1 यू कैन से। देयरफॉर टोटल लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या बन जाएगी, L प्लस L e11, और L कॉमन ले लो दोनों, तो क्या बन जाएगा L इंटू 1 प्लस e11। सो दिस इज द रीजन हाउ
आफ्टर डिफॉर्मेशन लेंथ L चेंजेस टू L इंटू 1 प्लस E11। तो ये बात करिए हमने सिर्फ x1 डायरेक्शन में। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस E22 मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ x2 एक्सिस, E33 मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ x3 एक्सिस फुली। Similarly, E22 and E33 have same geometrical significance in respective directions। तो जैसे x1 डायरेक्शन में E11 का सिग्निफिकेंस क्या मिल गया आपको कि जो लेंथ L थी दैट कन्वर्टेड टू L टाइम्स 1 प्लस E11 आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो E22 में क्या हो जाएगा, E22 में L जो है दैट कन्वर्टेड टू L टाइम्स 1 प्लस E22, और E33 में क्या हो जाएगा, L कन्वर्टेड टू L टाइम्स 1 प्लस E33। तो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में L1 L2 L3 ले लो लेंस। ओके, अब हम बात करते हैं E23 की। E23 मतलब EIJ फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। यू कैन टेक E23, यू कैन टेक E31, यू कैन टेक E32। ये जो E11, E22, E33 की हम बात कर रहे थे, दे आर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थे ये। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेन की। ठीक है, शेयरिंग मतलब दो एक्सिस में शेयर हो रही है। जैसे E23, तो E23 की शेयरिंग किस में हो रही है, x2 एंड x3 डायरेक्शन में। यहाँ पर कोई शेयरिंग E11 का मतलब सिर्फ और सिर्फ x1 डायरेक्शन में था। तो अगर इंडिविजुअली एक ही डायरेक्शन में है कंपोनेंट तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन, उसको नाम देते हैं हम प्रिंसिपल डायरेक्शन। ठीक है जी, उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो अगर सिंगल डायरेक्शन में है तो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन। अगर आपका दो डायरेक्शन के बीच में है तो उसको बोलेंगे शेयरिंग डायरेक्शन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो अब बात कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ E23। तो हम एक की स्टडी करेंगे ऑन द सेम वे वी कैन से फॉर अदर्स, मीन्स E21, E12, E32, E31, E13 एंड सो। ठीक है जी। अब डायग्राम को ध्यान से एनालाइज करना जरा आपने, अगर आपको ये अच्छे से नजर आ रही होगी, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। दिस इज x2 डायरेक्शन, दिस इज x1 डायरेक्शन, दिस इज x3 डायरेक्शन। ठीक है, मैंने ये क्यूब लिया एक, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ये मैंने एक क्यूब लिया, ये क्यूब लिया जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हैं। ठीक है जी, ये ओरिजिन O पॉइंट, ये आ गया P पॉइंट, ये आ गया Q पॉइंट, ये आ गया R पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, OPQR, ये आ गया Q। ठीक है जी, x2 डायरेक्शन में ये OP लेंथ मैंने ले ली। OP x2 डायरेक्शन में A का कंपोनेंट क्या होगा, E2, तो A वेक्टर क्या होगा, E2 कैप A2। अब ये आपको पता है सारे। x2 डायरेक्शन में A का कंपोनेंट होगा E2 A2। x3 डायरेक्शन में B वेक्टर ले लिया मैंने E3 B3। x3 डायरेक्शन दो वेक्टर लिए, एक A वेक्टर एक B वेक्टर। तो A वेक्टर का x2 डायरेक्शन में कंपोनेंट E2 A2 और B वेक्टर का x3 में कंपोनेंट E3 B3, ये ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, ये थी इनिशियल स्टेज। अब हमने क्या किया, इस क्यूब के ऊपर, इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाई। कैसे, यहाँ से ऊपर को लगाई और इधर से इधर को लगाई। अब आप एक्सपेरिमेंटली आप इसको करना चाहते हैं तो आप एक डब्बा लीजिए, उस डब्बे को यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ पिचकाएं, इस साइड से इस साइड को पिचकाएं। तो जब पिचकाएंगे तो क्या होगा, जो ये लेंथ थी इट कन्वर्टेड टू दिस, और ये जो लेंथ थी इट कन्वर्टेड टू दिस। तो ये थी बिफोर डिफॉर्मेशन लेंथ और ये आ गई अब आफ्टर डिफॉर्मेशन लेंथ। तो आफ्टर बिफोर डिफॉर्मेशन लेंथ थी A वेक्टर, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या बन गई, A वेक्टर डैश। तो चेंज क्या आई, चेंज आई आपकी ये। अब ये चेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, x3 डायरेक्शन में। तो चेंज ले ली मैंने डेल A3, क्योंकि चेंजेस जब आपका वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो वेक्टर के अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो उसमें जो चेंज आएगी वो चेंज भी तीनों कंपोनेंट्स में आएगी। अब क्योंकि ये चेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेके P डैश तक जो चेंज आ रही है, दैट चेंज इन x3 डायरेक्शन। सो आई एम टेकिंग डेल A3 चेंज। उसी तरीके से इसमें देखिए जरा, जब इसके ऊपर प्रेशर डाला था आपने, इस OR लाइन के ऊपर प्रेशर डाला था तो इट बिकम्स OR डैश। तो चेंज क्या आई, R डैश। अब ये चेंज किस में आ रही है, B में। किस डायरेक्शन में आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है चेंज है, x2 डायरेक्शन। तो चेंज आ गई डेल B2। तो इसके अंदर x2 डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, डेल B2। तो दिस इज द चेंज इन B वेक्टर इन x2 डायरेक्शन, दिस इज द चेंज इन A वेक्टर इन x3 डायरेक्शन। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये जब इसके ऊपर प्रेशर डाला तो ये लाइन आ गई यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज जो है, ये आर क्यू जो है, दिस बिकम्स R डैश Q डैश। ये अब आप खुद सोच सकते हैं मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आर क्यू जो था ये कन्वर्ट हो गया R डैश Q डैश में, और ये जो P क्यू था
ये जो पी क्यू था दिस कन्वर्टेड टू पी डैश क्यू डैश, मतलब ये वाली क्यू एज जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगी आफ्टर डिफॉर्मेशन। ये जो मैंने बोला आप ये इसको अपने आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, लेट अस कंसिडर टू वेक्टर, दो वेक्टर लिए हमने, ए वेक्टर इक्वल टू E2 A2, बी वेक्टर इक्वल टू E3 B3। ये अब आपको क्लियर होगा कि व्हाई वी आर टेकिंग दीज टू along x2 and x3 axis respectively as shown in figure 1। this is figure 1, this is figure 1, ठीक है जी, this is figure 1। उसके बाद नाउ ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A2 कंपोनेंट है बिकॉज वी आर टेकिंग ए वेक्टर अलोंग x2 डायरेक्शन, तो A1 कंपोनेंट और A3 कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। ये था वेक्टर बिफोर डिफॉर्मेशन। अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर डिफॉर्मेशन। जब इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ए बन गया ए डैश, जीरो की जगह आगे जीरो प्लस डेल A1 आएगा, क्योंकि बिफोर डिफॉर्मेशन वेक्टर था A1 जो कि जीरो है, जब फोर्स लगाई तो उसमें चेंज आ गई डेल A1, चेंज तो आएगी। उसी तरीके से A2 में चेंज आ गई डेल A2, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन बन गया A2 प्लस डेल A2 ऑन द सेम लाइन्स जीरो प्लस डेल A3 E3 कैप, और सॉल्व करके बन गया डेल A1 E1 प्लस A2 प्लस डेल A2 E2 प्लस डेल A3 E3। उसी तरीके से ऑन द सेम लाइन्स बी वेक्टर डैश क्या बन जाएगा, बी वेक्टर था आपका, बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंपोनेंट था, तो बी वेक्टर था आपका 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस B3 E3। तो 0 E1 जीरो में क्या होगा, 0 प्लस डेल B1, यहाँ बन गया 0 प्लस डेल B2, यहाँ पर B3 प्लस डेल B3, क्योंकि B वेक्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ x3 डायरेक्शन में कंपोनेंट था B3, तो x3 में चेंज आ गई। ठीक है, उसके बाद लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए डैश एंड बी डैश, माइंड इट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान से एनालाइज करते रहना। देखो ए डैश और बी डैश के बीच में ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। कहाँ से कहाँ, ये टोटल एंगल है 90, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री एंगल है। जब आपने फोर्स अप्लाई किया आफ्टर डिफॉर्मेशन, इन दो वेक्टर के बीच में मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो बाकी ये बड़ा एंगल और ये बड़ा एंगल बता सकते हैं आप क्या होगा, व्हाट इज दिस एंगल, ये बड़ा एंगल, ये जो मैंने डबल लाइन लगाई, ये बड़ा एंगल और ये बड़ा एंगल क्या बन जाएगा, ये और ये एंगल, इन दोनों का सम बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों, ये बड़ा एंगल और ये बड़ा एंगल, ये बड़ा एंगल और ये बड़ा, इन दोनों का सम बनेगा 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना इस चीज का। तो लेट थीटा भी एंगल बिटवीन ए डैश एंड बी डैश ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, और अल्फा 2 3 ले लिया मैंने, ये π/2 माइनस थीटा। ठीक है, जो मैंने अभी डबल लाइन वाला एंगल बताया आपको, दैट एंगल इज π/2 माइनस थीटा एंड से दैट एंगल इज अल्फा 2 3। π/2 माइनस थीटा को नाम दे दिया अल्फा 2 3 इज चेंज इन राइट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा आ गया ए डैश बी डैश के बीच एंगल, और π/2 माइनस थीटा आ गया चेंज इन राइट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जो चेंज आई दैट इज इक्वल टू अल्फा 2 3। उसके बाद नाउ ए डैश डॉट बी डैश लेके चले, फार्मूला ए वेक्टर डैश मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर डैश मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस थीटा निकालिए यहाँ से, तो कॉस थीटा क्या आ गया, ए वेक्टर डैश डॉट बी वेक्टर डैश बटे ए वेक्टर डैश मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डैश मैग्नीट्यूड। अब ए डैश आपके पास है, बी डैश आपके पास है, इन दोनों का लो डॉट, फिर इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, तो आ गया दोनों का डॉट, ये आ गया ए वेक्टर डैश का मैग्नीट्यूड, ये आ गया बी वेक्टर डैश का मैग्नीट्यूड। और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट अब आपको पता कैसे ऑपरेट होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ है, इसका E1 का E1 के साथ, E2 का E2 के साथ, E3 का E3 के साथ। और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर जमा जे कंपोनेंट का स्क्वायर जमा के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर आई जे की जगह कौन है, E1 E2 E3, तो यहाँ पर क्या आएगा, E1 कंपोनेंट का स्क्वायर जमा E2 कंपोनेंट का स्क्वायर जमा E3 कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब क्या किया हमने, निगलेक्टिंग प्रोडक्ट एंड स्क्वायर टर्म्स, किसकी, जो आपकी ये जो चेंजेस हैं स्मॉल चेंजेस, इनका प्रोडक्ट और इनका स्क्वायर अगर कहीं नजर आ रहा है तो उसको निगलेक्ट करना है, और बाकी हमने रिटेन करना है बाय लीनियराइज्ड थ्योरी। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। लीनियराइज्ड थ्योरी ये बोलती है कि जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, तो इस तरह की कैलकुलेशन में ये जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी गुणा और इनकी पावर को नेगलेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और स्मॉल क्वांटिटीज़ की गुणा
या पावर जितनी ज़्यादा होगी वो और क्वांटिटी छोटी होती जाती है, तो इसलिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, नेगलेक्टिंग प्रोडक्ट एंड स्क्वायर टर्म्स, तो क्या बचेगा, ये नेगलेक्ट होगी। यहाँ पर क्या बचेगा, A2 डेल्टा B2 ये आ गया, डेल A2 डेल B2 नेगलेक्ट हो गया, डेल A3 B3 ये आ गया, डेल A3 डेल B3 नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। बटे ये स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, डेल A2 का स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, डेल A3 का स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर A2 सॉरी ये इसका स्क्वायर नेगलेक्ट, इसका स्क्वायर नेगलेक्ट, A2 प्लस डेल A2 का स्क्वायर बचेगा अंडर रूट, तो बचेगा A2 प्लस डेल A2। उसी तरीके से यहाँ पे ये नेगलेक्ट ये खत्म, B3 प्लस डेल B3 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो B3 प्लस डेल B3 बच गया आपके पास। उसके बाद इन दोनों को गुणा कर दो, और नहीं दोनों को गुणा करना तो इसमें से A2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से B3 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से A2 कॉमन लिया, इसमें से B3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल A2 बटा A2, यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल B3 बटा B3, और उनको उठा के ऊपर ले जाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप बन जाएगा रिजल्ट। तो A2 B3 कॉमन लिया तो बाहर आ गया, ये ऊपर ले गए, और ये बन गया 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर -1, और 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर -1 की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सोन, ठीक है। तो दोनों इसकी भी एक्सपेंशन अप्लाई कर दी, इसकी भी एक्सपेंशन अप्लाई कर दी। क्योंकि डेल A2 इज़ वेरी स्मॉल, तो डेल A2 बटा A2 इज अगेन वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू यूनिटी, सो दिस इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब यहाँ से ऑनवर्ड सारा सम आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि सारे सम में पावरें आना शुरू हो जाएंगी। उसी तरीके से ये सम भी सारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, सो वी लेफ्ट विद दिस टर्म। सो दिस प्रोडक्ट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, ठीक है जी। तो अलग अलग कर दो इनको, 30/30 प्लस 30/30 ये आ गया, 30/30 तो A2 कैंसिल हो जाएगा, 30/30 तो B3 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि cos थीटा बिकम्स डेल B2 बटा B3 प्लस डेल A3 बटा A2। सिंस ऑल इंक्रीमेंट इन कॉम्पोनेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर हैज बीन नेग्लेक्टेड, अभी देखा ऊपर सारा आपने, जो भी इंक्रीमेंट थी वो हमने सारी नेग्लेक्ट कर दी एक्सेप्ट डेल B2 एंड डेल A3, क्योंकि ये रिटेन होगी, यहाँ पे डेल B2 और डेल A3 हमारी रिटेन होगी। द डिफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 1, ये आप देख चुके हैं फिगर 1 में जो डिफॉर्मेशन थी वो आप देख चुके हैं। सिंस A वेक्टर इज अलॉन्ग x2 एक्सिस, B वेक्टर इज अलॉन्ग x3 एक्सिस, तो इसका मतलब A वेक्टर का x1 कंपोनेंट और x3 कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और उसी तरीके से B वेक्टर का x1 कंपोनेंट और x2 कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि A x2 डायरेक्शन में तो x2 डायरेक्शन में तो A1 A3 0 हो जाएगा, B जो है x3 डायरेक्शन में तो B1 B2 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जाते हैं वापस, डेल AI इक्वल टू EIJ AJ नंबर 2 में, तो यहाँ से डेल A3 निकाल लो, क्योंकि A1 A3 हमें चाहिए डेल A3 और डेल B2, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार हमें डेल A3 और डेल B2 चाहिए, तो इसके लिए मैंने डेल A3 निकाल लिया, तो I की वैल्यू 3 रखी, फिर J की वैल्यू 1 2 3 दे दी, J की वैल्यू 1 2 3, जैसे J की वैल्यू 1 2 3 दी, तो यहाँ पर A1 और A3 पुट कर दी, A1 0 A3 0, तो बचा क्या E3 to A2, ये बचा। A2 उठा के से लेके आगे, बिकॉज वी वांट डेल A3 बटा A2, ये देखो अपने आप ऑटोमेटिकली यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डेल A3 बटा A2 इक्वल टू E32, तो E32 लिखो या A23 लिखो, ये की बात है, क्यों, क्योंकि EIJ आपका सिमेट्रिक वेक्टर होता है, पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, ये स्ट्रेन टेंसर है, दिस इज सिमेट्रिक, E32 इज इक्वल टू E23, ठीक है जी। तो ऑन द सेम लाइन्स फिर डेल BI बटा, फिर डेल BI निकाल लिया ऑन द सेम लाइन बाई नंबर 2, डेल BI बन जाएगा EIJ BJ, डेल B2 आ गया E2J BJ, I की वैल्यू 2 रख दी, फिर J की वैल्यू 1 2 3 दी, J की वैल्यू 1 2 3 दी, तो B1 और B2 वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि B1 और B2 0 तो भी लेफ्ट विद E23 B3, और B3 को बटा मिलेगा तो डेल B2 बटा B3 इक्वल टू E23। इसका मतलब ये हुआ कि डेल A3 बटा A2 भी E23 आया, डेल B2 बटा B3 भी E23 आया, तो ये कितना बन गया 2 टाइम E23, तो कॉस थीटा बन गया 2 टाइम E23, कॉस थीटा बन गया 2 टाइम E23, कोई दिक्कत नहीं। थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सपोज्ड अल्फा 2 3 लिया था हमने, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा लिया था मैंने अल्फा 2 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस अल्फा 2 3, π/2 माइनस अल्फा 2 3, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन थीटा बिकॉज अल्फा 2 3 इज वेरी स्मॉल, अल्फा 2 3 इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा,
तो दिस रिजल्ट बिकम्स अल्फा 23 मीन्स अल्फा 23 इक्वल 2 टाइम E23। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा एंगल ये बड़ा एंगल और ये बड़ा एंगल, ये दोनों एंगल बन गए 2 टाइम E23। अब हमने देखना है कि ये 2 टाइम E23 का कितना हिस्सा यहाँ जा रहा है और कितना हिस्सा यहाँ आ रहा है, यहाँ कितना हिस्सा आ रहा है, यहाँ कितना। डायग्राम फिर वही सेम है, एज इट इज़ डायग्राम है। जो डायग्राम 1 थी वो एज इट इज़ मैंने दोबारा ट्रेस की कि ओ पी क्यू आर आफ्टर डिफॉर्मेशन ओ पी क्यू आर गोज टू ओ पी डैश आर डैश क्यू डैश, है ना। ये चेंज डेल A3 थी, ये चेंज डेल B2 थी, ये एंगल थीटा था, सारी वही सेम डायग्राम है एज इट इज़। नाउ फ्रॉम फिगर 2, अब इस फिगर को एनालिसिस करते हैं इसका। टेंजेंट ऑफ एंगल पी ओ पी डैश, पी ओ पी डैश, पी ओ पी डैश, ये जो एंगल है, अभी तो चलो इसमें 2 3 लिख दिया, पहले E23 नहीं है यहाँ पे, अब ये मान के चलो कि E23 नहीं है, तो पी ओ पी डैश टैन क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब पी पी डैश बटा ओ पी, पी पी डैश बटा ओ पी, मतलब डेल A3 बटा A2 बनेगा, डेल A3 बटा A2 बनेगा टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। और डेल A3 बटा A2 क्या था, E23, तो इसका मतलब ये एंगल बन गया आपका E23, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन गया E23। उसी तरीके से इस एंगल को देखिए ज़रा, टेंजेंट ऑफ ओ आर आर डैश, टेंजेंट ऑफ आर ओ आर डैश, ये बड़ा एंगल आर ओ आर डैश, तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो गया, तो डेल B2 बटा A3, डेल B2 बटा A3 भी E23 था, तो इसका मतलब ये बड़ा एंगल भी E23 बन गया। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड ये जो अल्फा 23 2 टाइम E23 आया था, तो इस एंगल का हाफ इधर को आ गया, इसी एंगल का हाफ इधर को आ गया, ये हमने अभी प्रूव कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। तो टेंजेंट ऑफ दिस इक्वल टू E23, मतलब ये बड़ा एंगल E23, ये बड़ा एंगल भी E23, ये आ गया। इसका मतलब टेंजेंट पी ओ पी डैश इक्वल टू टेंजेंट आर ओ आर डैश, इसका मतलब एंगल पी ओ पी डैश एंड एंगल आर ओ आर डैश दोनों सेम हो गए। सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, प्रूव कर दिया भी आपने। सो बाई रोटेटिंग द पैरेललोग्राम आर डैश ओ पी डैश क्यू डैश थ्रू एन एंगल E23 अबाउट ओरिजिन बी ऑब्टेन्ड अ न्यू डायग्राम एज शोन इन फिगर। ये आप देखेंगे, इसको मैं बताता हूँ आपको क्या किया हमने। ये जो डायग्राम थी, ये जो डायग्राम है, इसको हमने E23 एंगल के ऊपर नीचे को लेके आ गए, मतलब इसको E23 एंगल के ऊपर रोटेट करने का मतलब हुआ, इस डायग्राम को E23 एंगल के ऊपर रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन यहाँ पर आ गई, ये बड़ी, ये लाइन यहाँ आ गई, ये लाइन यहाँ चली जाएगी, ऐसे मतलब बोलने का मतलब ये जो आपकी डायग्राम है, इसको ऊपर से प्रेशर किया तो ये नीचे को आ गई, जब नीचे को आएगी तो ये कैसे बन जाएगी, ऐसी बनेगी। देखो ओरिजिनली आपका क्यूब ये था, ओरिजिनली आपका क्यूब था O P Q R, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम बनाई थी, इसको हमने नीचे को प्रेशर किया E23 एंगल के ऊपर, जब नीचे को प्रेशर किया तो जो Q डैश पॉइंट आपका पैरेललोग्राम का यहाँ था वो यहाँ आ गया, P और P डैश पॉइंट कंसाइड कर जाएंगे। ये देखो ज़रा ध्यान से देखिए इसको ज़रा, इस डायग्राम को मैंने धक्का मारा ऐसे नीचे को, इसको मैंने धक्का मारा नीचे को, तो क्या होगा, ये P डैश यहाँ पर आ जाएगा, P डैश और P पॉइंट कंसाइड कर जाएंगे। जब ये OP डैश लाइन OP के ऊपर आ जाएगी तो P और P डैश पॉइंट कंसाइड कर जाएंगे, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और Q डैश पॉइंट आपका नीचे को आ जाएगा। तो वही किया यहाँ पे। तो ओरिजिनली आपकी डायग्राम थी OPQR, जब इस पैरेललोग्राम को हमने E23 एंगल के ऊपर नीचे को धक्का मारा तो ये पैरेललोग्राम, ये OP डैश Q डैश R डैश, ये पैरेललोग्राम जो है वो ये आ गया। अब तो जो आपका एंगल था E23 2 टाइम E23 वो बन गया ये एंगल आया वो E23 2 टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स अ स्लाइड और शेयर। अब आप ध्यान से देखें इसको ज़रा, तो ये जो डायग्राम है क्लियर कट, इट इज़ इन X2 X3 डायरेक्शन, जो कि दो एक्सिस के बीच में शेयर हो रही है, दो एक्सिस के बीच में शेयर हो रही है डायग्राम ये, ठीक है। तो शेयर ऑफ द एलिमेंट्स पैरेलल टू X1 X2 प्लेन, ये जो चीज़ है, अब ये चीज़ मैं यहाँ पर इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, फिजिकली अगर प्रेजेंटली सामने होता तब मैं आपको बता सकता था कैसे है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज पैरेलल टू X1 X2 प्लेन, ठीक है। वेयर अमाउंट ऑफ स्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस X3 ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम X1 X2 प्लेन।
सिमिलरली वी कैन इंटरप्रेटेट E12 एंड E31। उसी तरीके जिस तरीके से हमने E23 की इंटरप्रिटेशन दी, उसी तरीके से हम E12 E31 की इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। इट इज़ क्लियर दैट एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम इज इक्वल इन फिगर 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से रेक्टेंगल, ये बड़े रेक्टेंगल OPQR जो आप लेके चले थे, उसका एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इट इज ऑलवेज सेम, इट इज ऑलवेज सेम। On the same lines, we can say that if elements is in the shape of cube, ये तो रेक्टेंगल थी, बोलता अगर क्यूब होगी, अगर ये रेक्टेंगल की जगह क्यूब लेते, then it will be deformed in the shape of parallelopipe। ठीक है, क्यूब से जो बनता है वो बनता है पैरेललोपाइप, और रेक्टेंगल से जो बनता है वो बनता है पैरेललोग्राम इन द शेप पैरेललोपाइप, एंड बोथ विल हैव सेम वॉल्यूम। जिस तरीके से यहाँ पर इसका वॉल्यूम और इस पैरेललोग्राम का वॉल्यूम सेम हो, उसी तरीके से इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। Above type of deformation is called pure shear। Pure shear, why we are using the word shear? Because it is sheared in two directions। तो जैसे हमने E11 की बात की थी, तो E11 था ओनली इन x1 डायरेक्शन, E22 था ओनली इन x2 डायरेक्शन, E33 था ओनली इन x3 डायरेक्शन। अब मैं नेट निचोड़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, E11, E22, E33 दे गिव्स द चेंज इन लेंथ ओनली इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। तो उन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन में जो चेंज आई दैट इज E11, E22, E33, चेंज किसमें आई, लंबाइयों में, लेंथ्स में। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चेंजेस होंगी, अगर वो चेंजेस पॉजिटिव होंगी तो लेंथ आपकी बढ़ेगी, अगर वो नेगेटिव चेंजेस होंगी तो लेंथ उस क्यूब की या उस रेक्टेंगल की कम होगी। ठीक है, और अगर आप शेयर कर रहे हैं, अगर आप उसको शेयर कर रहे हैं दो डायरेक्शन में, x2 और x3 डायरेक्शन में, तो उस केस में चेंज आपके पास आएगी ये, एंड दिस चेंज इज गिवन बाय 2 टाइम E23। जैसे E23 का सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, E23 का सिग्निफिकेंस देंगे तो E23 इटसेल्फ गिव्स द चेंज इन दिस एंगल। मतलब ये जो ओरिजिनल शेप में आपकी डायग्राम थी, दिस कन्वर्टेड टू दिस डायग्राम, तो यहाँ पर जो चेंज आई दैट चेंज इज इक्वल 2 टाइम E23 इटसेल्फ। अगर x2 x3 बात में, x2 x3 डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, अगर आप x1 x3 में बात करते तो यहाँ बन जाना था 2E13 या E31, और अगर आप x1 x3 की बात करते, x2 और x1 की बात करते तो यहाँ पर आ जाना था 2E12 या 2E21। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस या इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज स्ट्रेन कंपोनेंट्स। सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।